हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं अर्जुन सर एआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनसॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। ठीक, किसका अनसॉल्व करेंगे? क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व करेंगे। इसमें से सेट नंबर 1 अनसॉल्व का सेट नंबर 1 2022 346 जीए ये है, आपके पास अनसॉल्व होगा। आप उस पर क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। क्वेश्चन हम इस पर राइट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखिए, मेरे पास अनसॉल्व है। ठीक, इस पे से क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, उसके बाद जो इसका सोल्यूशन है वो इस पे हम राइट करते जाएंगे। आप अच्छे से मेहनत करिए, कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा और कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपको अनसॉल्व के जो भी सोल्यूशन थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आज इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, बोर्ड एग्जाम में 90 के ऊपर नंबर लाना ठीक आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करते हैं तो निश्चित है कि हमारे जो मार्क्स होंगे वो 90 के ऊपर होंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है और उनमें से आप भी हैं। आप पूरा प्रयास करिए, आपके मार्क्स क्या है 90 के ऊपर आएंगे। आपको और एक सेंटेंस हम कहते हैं, जो हमें चैलेंज करता है, जो वस्तु हमें चैलेंज करती है वही वस्तु हमें क्या है, चेंज करती है। अगर 90 के ऊपर मार्क्स लाना वो हमारे लिए एक चैलेंज है तो सीधी सी बात है, अगर हम प्रयास करेंगे 90 के लिए तो एक दिन हम चेंज भी होंगे और इतिहास नया बदलेगा। आपके मार्क्स 90 ऊपर आएंगे। चलिए तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है जो बहुकल्पी में दिया है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I का मान दिया है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ धारा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2 ये दिया है, प्रवाहित है। ये धारा प्रवाहित है। परिपथ के सीधे सिरों के बीच विभवांतर दिया है। परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर का समीकरण कैपिटल E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में वेग शक्ति P क्या होगी? परिपथ में क्या पूछा है? वेग शक्ति P क्या होगी, तो ये पूछा है। परिपथ में वेग शक्ति P क्या होगी? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित हो रही है। परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी और परिपथ में वेग शक्ति P क्या होगी ये पूछा है। इसमें ऑप्शन दे रखा है P इक्वल टू E0 I0 अपॉन √2, पहला ऑप्शन जो दिया है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है P इक्वल टू E0 I0 अपॉन 2। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है P इक्वल टू E0 I0 √2। चौथा ऑप्शन दे रखा है P इक्वल टू 0। ये ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन है, अगर देखिए आपके पास साल होगा तो आपको आसानी से लग रहा होगा चलिए ठीक है, क्योंकि आसान दिया रहता है सोल्यूशन पीछे। तो P इक्वल टू क्या, इसमें सही है ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो C और P इक्वल टू 0। अर्थात किसी परिपथ में धारा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 तथा उसके सिरों की विभवांतर E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, तो उसमें जो औसत शक्ति है या वेग शक्ति है वो क्या P इक्वल टू 0 होगी। तो ये तो आप आंसर देख के बता सकते, लेकिन कैसे 0 होगी ये जानना जरूरी। एग्जाम में तो आंसर हमारे पास नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो औसत शक्ति चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर का सवाल है। प्रत्यावर्ती जो धारा चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें का सवाल है और उसमें जो शक्ति होती है, जो औसत शक्ति उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू IRMS VRMS इंटू cos फाई, ये होता है फार्मूला। देखिए IRMS VRMS और cos फाई, इसके मान पता हो फाई, तो हम देखिए दोनों समीकरणों के बीच कलांतर देखते हैं। फाई क्या है? कलांतर है। तो इसमें ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी, ये तो इक्वल है, लेकिन जो कला में अंतर हो कितना है? पाई बाई 2 का। अगर इनकी कलाओं में अंतर देखेंगे तो माइनस पाई बाई, अर्थात पाई बाई 90 अंश का अंतर है। इसका मतलब जो कलांतर आएगा, देखिए इसमें और कुछ नहीं का कलांतर जो फाई है वो कितना है? 90 है। और अगर हम इसके सारे मान ना निकाल के सिर्फ कलांतर को यहाँ रख देंगे, IRMS इंटू VRMS cos 90,
क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है, क्या होता है cos 90 मान 0। और जैसे हम यहाँ रखेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा IRMS इंटू VRMS इंटू 0, इसका मतलब P इक्वल टू क्या आया 0। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो, जब आप एग्जाम में लगाओगे तो आपको सॉल्व करना हो, या तो आपको याद हो रटा हो, लेकिन कितने क्वेश्चन आप रटोगे, तो इस तरह से P का मान क्या आएगा 0, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। कभी कभी यही क्वेश्चन आई वैकल्पिक पूछ चाहे 1 नंबर में पूछ लेता है, तब आपको इतना करके दिखाना होगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ये भी औसत शक्ति का फार्मूला प्रति धारा में P इक्वल टू IRMS VRMS इक्वल टू cos फाई, जिसमें cos फाई का मानते हैं, IRMS क्या वर्गमात मूल धारा का वर्गमात मूल मान है, VRMS वोल्टेज विभवांतर वर्गमात मूल मान है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये भी कभी क्वेश्चन सकता है आपसे, शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। एक क्वेश्चन बताता है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं 746 वाट। ये भी आपको करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए ये तो फर्स्ट का हुआ। खा में, पहले की खा में उसमें क्वेश्चन देखिए, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। ऑप्शन दिया है चालक, प्रतिरोधक, शक्ति प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोधी। ठीक, शक्ति स्रोत, विद्युत रोधी, तो इसमें से चौथा वाला ऑप्शन सही है। जो अर्धचालक है वो 0 सेंटीग्रेड पर विद्युत रोधी होता है। अर्धचालक 0 केल्विन सेंटीग्रेड क्या होता है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, इसी को ऑप्शन में आपको विद्युत रोधी के स्थान पर क्या लिख सकता था, चालक लिख सकता था, या क्या लिख सकता था, कुचालक। क्या लिख सकता था, कुचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें चालकता पदार्थों की अपेक्षा बहुत कम और अचालकों की अपेक्षा क्या है अधिक होती है, तो उसी को अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे दो अर्धचालकों के, शुद्ध अर्धचालकों के नाम लिखिए, तो उसमें से जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में वर्ग 14 के तत्व हैं। ठीक, इसका परमाणु 14, इसका 32 होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया। एक आपको ध्यान रखना है, अर्धचालक 0 सेंटीग्रेड पे केल्विन ताप पे अर्धचालक किसके जैसा व्यवहार करते हैं, को कुचालक भी कहते हैं। दो अर्धचालकों के नाम जो अच्छे अर्धचालक होते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। ये किस वर्ग के तत्व हैं, वर्ग 14 के तत्व हैं। सिलिकॉन 14 और जर्मेनियम G32। चलिए क्लियर हुआ ये। वन का गा कहता है V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से बद्ध de Broglie तरंगदैर्घ्य लगभग होगी। तो de Broglie तरंगदैर्घ्य देखिए आपसे इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, 1 के गा में 12.27 √V एंगस्ट्रॉम, दूसरे में दे रखा है 10.27 √V एंगस्ट्रॉम, तीसरे में दे रखा है 2.07 V एंगस्ट्रॉम, चौथे में दे रखा है 16.07 V एंगस्ट्रॉम। तो देखिए de Broglie जो तरंगदैर्घ्य के लिए है, वोल्टेज विभवांतर के पद में जो फार्मूला होता है वही फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, 12.27 √V एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये de Broglie तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 12.27 √V एंगस्ट्रॉम का फार्मूला होता है। de Broglie तरंगदैर्घ्य और एंगस्ट्रॉम क्या है, मात्रक है। V क्या है इसमें, V विभवांतर है। तो विभवांतर के पद में de Broglie तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है। ठीक, इसके और जैसे de Broglie तरंगदैर्घ्य द्रव्यमान के पद में पूछा होता है तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/mv। ठीक, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/mv। ये भी de Broglie तरंगदैर्घ्य का फार्मूला है, जहां द्रव्यमान और उसके वेग। एक गति ऊर्जा का फार्मूला पद में पूछता है, अभी आगे हो सकता है क्वेश्चन भी हो, H/√2m के, जहां गति ऊर्जा क्या होती है के। तो देखिए 3 फार्मूला है। एक de Broglie तरंगदैर्घ्य का फार्मूला हमारे पास क्या है, लैम्डा इक्वल टू 12.27 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, अपान √V जहां भी विभवांतर है,
किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी कण के लिए द्विध्रुवीय तरंग का जो फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h मान mv, जो द्रव्यमान और वेग के पद में है, h प्लांक नियतांक है, और गति ऊर्जा के जो पद में फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h मान क्या है √2k। तो आप ये भी आपसे पूछ सकता है जो आपको लर्न करना है। चलिए देखिए 1 का घा क्वेश्चन है। इसमें 1 के घा में ये क्वेश्चन पूछा है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। पहला ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, तो जो दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय बल। तीसरा ऑप्शन है जो इन्होंने दे रखा है कूलाम्ब बल, और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय बल। ठीक, तो देखिए इसमें से समझना है गुरुत्वीय बल क्या पूछा है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। तो गुरुत्वीय बल तो पृथ्वी द्वारा लगाया किसी का पॉजिटिव कण है, तो ये नहीं हो सकता है। नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों के बीच में, नाभिकीय जो प्रबल नाभिकीय बल होते हैं प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के बीच में, न्यूट्रॉनों के बीच में, प्रोटॉनों के बीच में कार्य करता है। तो यहाँ अल्फा कण की बात ही नहीं हो रही, अल्फा कण के नाभिक नहीं में होता है। चुंबकीय बल चुंबक के कारण, चुंबकीय वस्तु में चुंबक के कारण कार्य करता है। तो बचा क्या कूलाम्ब। पूछा अल्फा कण प्रकीर्णन, तो पीछे भी देखिए आपको रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन जब पढ़ाया जाता है, स्वर्ण पत्र में डाला जाता है, तो अल्फा कण को जब उस पर प्रकीर्णित कराया जाता है तो उसमें से अल्फा कण को जो प्रकीर्णन होता है वो क्या है कूलाम्ब बल के कारण। नाभिक पे धनावेश होता है, और जो अल्फा कण उस पर भी धनावेश होता है, जिसके कारण क्या प्रकीर्णित होकर बाहर दूर से एंगल से निकल के जाते हैं। ठीक, तो कौन सा बल सही है कूलाम्ब बल। फिर देखिए अंगा, चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में आवर्तक विकिरण का आवृत्त परास क्या है। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम जो विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर से फर्स्ट वाले पार्ट का 12वां चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन है किसका आवर्तक विकिरण का आवृत्त परास पूछा है। किसका आवर्तक विकिरण का आवृत्ति परास, अर्थात आवर्तक विकिरण की आवृत्ति रेंज क्या होती है ये पूछा है। आवर्तक विकिरणों को इंफ्रारेड रे भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इंफ्रारेड रे। ठीक, ये वस्तु को दिखाई नहीं करते, लेकिन इसी कारण आवर्तक जो विकिरण होती है वो पृथ्वी तक आती है सूर्य से, और सूर्य से यही नहीं विकिरणों के कारण सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी तक आवर्तक विकिरणों के कारण ही आती है। ठीक, तो इनकी आवृत्ति परास क्या होती है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी तक आती है वो किन विकिरणों के कारण आती है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या है आवर्तक विकिरणों के कारण होती है। ठीक, अब इसका आवृत्ति परास पूछा है, देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको 14 से 3 × 10 घात 16 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है HZ हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 × 10 घात 12 से 3 × 10 घात 14 हर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 × 10 घात 16, और इसके ऊपर और चौथा दिया है उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसमें से देखें, इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है दूसरा वाला सही है। जो आवर्तक विकिरण का आवृत्त परास होता है वो 3 × 10 घात 12 से 3 × 10 घात 14 हर्ट्ज जो इसमें दे रखा है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगर पीछे हम जो अभी आवर्तक की बुक हो उसमें देखेंगे तो उसमें 3 × 10 घात 10 से 6 × 10 घात 14 हर्ट्ज के बीच में दिया है। कुल मिला के आपको यहाँ जो घात है ये चेक करना है, ये यहाँ पास क्या दिया है, ज़्यादा उससे मतलब नहीं होता है। अगर हम आवृत्त परास का विकिरण जैसे इसमें ऑप्शन 3 × 10 घात 12 से 14 का है, इसमें 10 घात 11 से 14 कह सकता था आपसे। इसके बीच का कोई परास 10 और घातांक जो 10 और 12 के बीच का कोई परास है, तब आवर्तक विकिरण उसमें आएंगी, वो आवर्तक विकिरणों की आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग बुकों में इसके जो मान है वो डिफरेंस, जैसे कुमार मित्तल की बुक में ये दे रखा है, किसी और दूसरी बुक में यहाँ 3 × 10 घात 11 से कितना दिया है 6 × 10 घात 14 दे रखा है हर्ट्ज।
ठीक, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए। आपको क्या देखना है, जो 10 घात 10 है और 10 घात 14, अगर आवृत्ति 10 घात 10 से 10 घात 14 के बीच में है तो किस विकिरण को दर्शाएगी, आवर्धक विकिरण को। ठीक, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन जो पुटअप किया है वो है, एक किरण पुंज जो वायु से जल में प्रवेश करता है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। क्या है, वायु है, वायु से किसमें प्रवेश करता है, जल में। कोई भी किरण पुंज है तो जल वायु विरल माध्यम ये सघन है, अदलम की ओर झुक जाएगी। वायु से जल में प्रवेश करता है, जिसने कहा कि अपरिवर्तित होगा। तो आप अपने हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण पुंज किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, जो आपको क्लियर करना है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है वेग, आयाम, अंतर्दैर्ध्य, जो कुछ नहीं है, उसके बाद आवृत्ति है। तो वेग, आयाम, अनुदैर्ध्य, आगे तरंग लिखना चाहिए था, चौथा आवृत्ति। तो क्या नहीं बदल देगा, आवृत्ति, जिसमें से वेग, आयाम और ये जो वेग, आयाम, ये भौतिक राशियां हैं, ये बदल जाती हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, वेग भी बदल जाएगा, आयाम भी बदल जाएगा, उसकी तरंग दैर्ध्य, यहाँ दैर्ध्य लिखा है, यहाँ तरंग दैर्ध्य लिखना चाहिए, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। क्या नहीं बदलेगा, सिर्फ हमेशा ध्यान रखना है आपको, आवृत्ति नहीं बदलेगी, इसलिए आवृत्ति सही है इसमें। फिर देखिए दूसरे का क्या, ये तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हो गए, 1 का क्या था ये। देखिए दूसरे के काम में जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो एक अल्फा कण है जिसपे विद्युत क्षेत्र दिया है, अल्फा कण, विद्युत क्षेत्र को किससे नोट करते हैं, इसी नोट करते हैं, 15 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स, न्यूटन प्रति कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। कह रहा है प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो निकालना क्या है हमको, बल को किससे नोट करते हैं, F से, ये निकालना है। अब देखिए पीछे हम लोग पहले वाले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम वाले चैप्टर में F इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, QE। बल क्या होता है, किसी आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है उसके आवेश और जिस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो आवेश क्यों है, देखिए आवेश नहीं पता, लेकिन अल्फा कण है, कैसा कण है, अल्फा कण आवेशित होता है, और अल्फा कण पे जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2E के बराबर, यानी 2E के बराबर कह सकते हैं, या फिर जब E का मान रख देते हैं 1.6 × 19 कूलाम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। तो इस स्थिति में अल्फा कण पे आवेश 3×2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो देखिए इस तरह से हमको आवेश मिल जाएगा, और अल्फा कण पे आवेश इतना है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है, तो फार्मूला क्या है, F इक्वल टू QE, यहाँ रख दिए, कितना 3×2 × 10⁻⁻19, और E का मान कितना है 15 × 10⁴। बल है, इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन। F इक्वल टू गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30, 15 × 45, 3 48, 10×2 × 10⁻⁻19 से देखिए +4 घट जाएगा, -15 न्यूटन। तो हम लोग एक अंक और इधर लाएंगे, तो हम लोग को अगर हम किस तरफ, बाएं तरफ जितने अंक ले जाते हैं, अगर यहाँ घात माइनस में है तो घात कम हो जाएगी, उतने ही अंक, एक अंक ला रहे हैं इसलिए 10 घात कितना हो जाएगा, -14 न्यूटन। तो ये आंसर होगा। जब कोई अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो F इक्वल टू कितना आएगा, बल जो लगेगा 4×8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। चलिए दूसरे का खा देखते हैं। दूसरे का हम देखें, विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। क्या पूछा है, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स, इसको फाई से नोट करते हैं, क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए विद्युत फ्लक्स समझते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स लाती है। क्या, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत रेखाएं होंगी, ये कोई पृष्ठ होगा,
वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र होगा में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ या पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स फाई कहलाती है। अब देखिए इसी को थोड़ा दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पास ये है और इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या मान लेते हैं, जो क्षेत्रफल के क्या होगा, लंबवत होगा। इसके बीच में कोण वैद्युत बल रेखाओं और क्षेत्रफल वेक्टर ए के बीच में कोण क्या हो, थीटा हो। तो हम इसी को लिख सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। के अदिश गुणन, फिर से देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर, जो पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल, इसको क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये फार्मूला। और दो सदिशों जो कि ए वेक्टर और ए वेक्टर सदिश राशियां हैं, इसलिए दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उनके परिमाण, अगर ई वेक्टर का परिमाण क्या हो, ई हो, ए का परिमाण ए हो, तथा उनके बीच, उनकी दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या काश थीटा के गुणनफल क्या होता है, बराबर। इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए मात्रक निकालना है हमको, इसने मात्रक पूछा है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इस तरह से अगर मात्रक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र का क्या निकल के आया, मात्रक, क्योंकि मात्रक पूछा है इसमें। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर इसी में आपसे पूछा, मात्रक ना पूछा होता है, विमीय सूत्र पूछा होता है, तो हम क्या करते, न्यूटन जो बल का मात्रक है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml⁻⁻2 होता है। और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक है, इसका विमीय सूत्र कैपिटल L स्क्वायर हो जाएगा। और कूलाम, कूलाम का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। क्या होता है कूलाम का विमीय सूत्र, AT होता है। ठीक, तो बल का विमीय सूत्र ml⁻⁻2 होता है। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर। और कूलाम जो है, कूलाम अर्थात आवेश, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। इस तरह से अगर हम यहाँ विमीय सूत्र निकालेंगे, देखिए m है L स्क्वायर, L एक और है L क्यूब हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा, T⁻⁻2 है, T पावर कितना हो जाएगा, -3 A इनवर्स। इस तरह से जो वैद्युत फ्लक्स है उसका विमीय सूत्र भी क्या निकल गया, mL³ T⁻⁻3 A इनवर्स। ये इस तरह से आप इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो। ठीक, तो ये हुआ वैद्युत फ्लक्स। यहां से देखिए दो क्वेश्चन, एक तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र फार्मूला फाई इक्वल टू E cos थीटा, सदिश रूप में लिखना है, फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, mL³ T⁻⁻3 A इनवर्स। ठीक, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL⁻⁻2 होता है। ठीक, जो आपको लर्न कर लेना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ओमी और अनोमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचे। तो ओमी और अनोमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टा V तथा धारा I के बीच ग्राफ होता है, वोल्टा V और धारा I के बीच ग्राफ। ओमी परिपथ क्या होता है, वे परिपथ जो सामान्य ताप पर वोल्टेज V तथा धारा I का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। सामान्य ताप पर किसी परिपथ के सिरों के बीच या किसी चालक के सिरों के बीच पे सामान्य ताप पर या सामान्य ताप पर वोल्टेज और धारा I के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। ये ओमी परिपथ है। अनोमी परिपथ में क्या है, ये नियतांक नहीं होता है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओमी परिपथ क्या है, तो ओमी परिपथ वह परिपथ जिसमें चालक के सिरों के बीच सामान्य ताप पर वोल्टेज और उससे प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। ठीक, उसमें कोई परिवर्तन नियतांक होता है
उसे ओमी परिपथ कहते हैं। ठीक, अनओमी परिपथ क्या है? वह परिपथ जिसमें चालक के सिरों के बीच में विभवांतर और धारा I का अनुपात नियत नहीं होता है। ये तो ओमी और अनओमी परिपथ आपसे अगर पूछता है तो आप डिफाइन करोगे, लेकिन इसने कहा सिर्फ ग्राफ के माध्यम से समझाना है हमको, तो ग्राफ से लेके खींच लेते हैं। ओमी परिपथ का जो ग्राफ होगा, ये देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस से, ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये क्या है? O है, इस पे विभवांतर V और इस पे धारा क्या है? I। इस तरह दिखाया, इस पे विभवांतर V वोल्ट में, इसमें धारा I एम्पियर में। क्योंकि ओमी परिपथ में जो ग्राफ होता है प्रतिरोध के लिए, वो V अपान I का अनुपात क्या होता है? नियतांक। नियत रहता था, नहीं बदलता, इसलिए ओमी परिपथ में जो ग्राफ होगा V और I के बीच में क्या होगी? सरल रेखा होगी। ठीक, ये किसको बताएगा? ग्राफ है ओमी परिपथ का। ठीक, तो ये ओमी परिपथ का ग्राफ बन गया। अब देखिए अनओमी परिपथ में, अनओमी परिपथ, इसमें देखिए ग्राफ खींचेंगे, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। इस पे विद्युत धारा I एम्पियर में, इस पे वोल्टेज V विभवांतर में, ये मूल बिंदु है। इसमें जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा नहीं होगी, क्योंकि अनओमी परिपथ में चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर V होता है और धारा I होता है, समानता पर क्या होता है? नियत नहीं होता है। जैसे अगर हम टार्च के बल्ब की बात करते हैं, तो उसका जो अनओमी परिपथ बनता है वो इस तरह से। ये किसके लिए ग्राफ है? टार्च की बल्ब की सिरों की जो विभवांतर होता है वो धारा का अनुपात नियत नहीं होता है, इसलिए वो नीचे को ग्राफ झुकता है। ठीक, और एक डायोड का आपको एग्जांपल देते हैं। अनओमी परिपथ में V है, ये क्या है? I एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। डायोड का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से। अनओमी परिपथ के लिए डायोड का जो ग्राफ होता है, देखिए सॉरी, इस तरह से ऐसे बनता है। तो किसका ग्राफ है? डायोड अर्धचालक वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पीएन संधि डायोड, वहां पास अर्धचालक युक्ति होती है। इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से, पहले इस तरह से बढ़ता है, फिर उसके बाद देखिए घटना शुरू कर देता है। ये डायोड का ग्राफ है। तो ये उदाहरण भी होंगे दो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अनओमी परिपथ के दो एग्जाम्पल दी थी, तो पहला एग्जाम्पल अनओमी परिपथ का क्या होगा? टार्च का बल्ब जो अनओमी परिपथ को प्रदर्शित करता है, और डायोड जो पीएन संधि डायोड होते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हैं अनओमी परिपथ के लिए। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या पूछा जा सकता है? ये तो क्वेश्चन हो गया जब आपका जो क्वेश्चन 1 नंबर है, इसलिए एक इसको बना देना है आपको और एक इसको बना देना है। आपका आंसर यहाँ इसके अनुसार कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे उदाहरण पूछ ले कि अनओमी परिपथ के दो उदाहरण लिखिए, तो टार्च के बल्ब का ग्राफ और डायोड, ये अनओमी परिपथ को प्रदर्शित करते हैं, ये एग्जाम्पल होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अनओमी परिपथ में या फिर गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, जो गत्यात्मक प्रतिरोध है वो किसके लिए होता है? अनओमी परिपथ के लिए। तो गत्यात्मक प्रतिरोध देखिए, गत्यात्मक प्रतिरोध अनओमी परिपथ के किसी अवयव खंड, जैसे मान लीजिए ए बी है, ये अवयव खंड के सिरों के बीच विभवांतर में परिवर्तन, डेल्टा वी, इधर की ओर जाएंगे विभवांतर बदलेगा, तथा धारा में परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए अगर आपको डिफाइन करना है गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, तो क्या कहोगे? किसी अनओमी परिपथ के किसी खंड के सिरों, खंड ये एक छोटा सा इसका भाग लेंगे, किसी खंड के सिरों के बीच विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा आई में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। मात्रा क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, इस तरह से अनओमी परिपथ है, गत्यात्मक प्रतिरोध हो गया। ठीक,
तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होगा। अधिकतर बच्चों को देखिए बीमा निकालने में प्रॉब्लम होती है, जैसे ध्यान से देखिए किसी भौतिक राशि की बीमा निकालनी है। यहाँ पर जैसे देखिए वोल्ट है प्रति एम्पियर है, आपको ज़्यादा ही कुछ भौतिक राशियों की बीमा पता हो, खास करके जैसे बल की बीमा आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए ml टी पावर -2। कार्य की बीमा आपको पता होनी चाहिए L² टी पावर -2। ठीक, वेग की बीमा आपको पता ही चाहिए LT इनवर्स। त्वरण की बीमा क्या होगी LT पावर -2। कुछ की बीमा आपको पता होनी चाहिए, आप किसी भी भौतिक राशि से धारा एम्पियर आई की बीमा क्या होती है A होती है। ठीक, आवेश की बीमा क्या होती है Q से नोट करते हैं, इसकी बीमा AT होती है। तो आपको कुछ की बीमा पता होनी चाहिए। अगर इन छोटी छोटी राशियों की भी अगर बीमा पता है किसी का निकाल सकते हो। जैसे देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर है, वोल्ट अगर फार्मूला आपको पता है वोल्ट बराबर पीछे V = W अपान क्या होता है Q। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमको वोल्ट विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक है वो, इसकी बीमा चाहिए तो कार्य की बीमा बटे क्या है आवेश की, और प्रति में क्या है एम्पियर है। अगर गत्यात्मक प्रतिरोध की बीमा चाहिए तो ठीक, गत्यात्मक प्रतिरोध की बीमा अगर रखेंगे की बीमा, देखिए इसके मात्रक से निकाले, क्योंकि वोल्ट बराबर जानते हैं कार्य बटे क्या है डेल्टा W अपान क्यों होता है, थोड़ा चेंज कर लीजिए क्यों, और बटे में आई है पहले से। अब इसमें से देखिए हमको आई की बीमा पता है, कार्य की बीमा पता है और आवेश की रख दीजिए। कार्य की बीमा क्या होती है ml² टी पावर क्या होती है -2। आवेश Q की बीमा क्या होती है AT होती है, और धारा I की बीमा क्या होती है A होती है। आसानी देखिए निकाल सकते हैं, ये जाएगा ml² ही रहेगा, A यहाँ देखिए 2 बार है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 पावर -2 हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा -2 है, एक और जाएगा तो -1 यानी -3 और 1 पावर -2। ये देखिए आसानी से किसकी बीमा निकल आई, गत्यात्मक प्रतिरोध की बीमा निकल आई। गत्यात्मक प्रतिरोध की बीमा क्या होती है ml² टी पावर -3 A पावर -2 होती है। आपको क्या है कम से कम इतनी राशियों की बीमी सूत्र तो आप याद ही रखो। ठीक, त्वरण के, वेग के, जिस द्रव्यमान का आपका पता है मूल राशियों का, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है कैपिटल M होती है, टाइम की बीमा क्या होती है कैपिटल T होती है। ठीक, धारा की बीमा क्या होती है कैपिटल I होती है। कार्य और बल कम से कम इनके बीमा सूत्र तो आप याद रखो, और जिससे आपको कभी किसी की बीमा चाहिए तो आप उसको फार्मूले के अनुसार उसको थोड़ा ब्रेक कर लो, कार्य उसमें आसानी से निकल आएगी। चलिए इसको मिटाते हैं। अभी आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गति ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया, आगे हम पीछे बताए थे दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गति ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ये दूसरे का घा है इस सेट का। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गति ऊर्जा के पदों में व्यक्त करना है तो पहले द्विभोगली तरंगदैर्घ्य लिख लेते हैं। लैम्डा = क्या होता है H/mv, ये द्विभोगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला है। ठीक, अब हमको इसको गति ऊर्जा के रूप में चेंज करना है, व्यक्त करना है, तो हमको वेग के स्थान पे, क्योंकि वेग और द्रव्यमान में गति ऊर्जा का संबंध होता है, K = क्या होता है 1/2 mv²। हमको वेग का मान निकालना है यहाँ से। ठीक, अगर हम वेग का मान निकालते हैं तो ध्यान से देखिए इसको इधर लाएंगे 2K हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और वर्ग को इधर रहेंगे तो रूट हो जाएगा। तो V = क्या मिलेगा √2K, जहाँ K गतिज ऊर्जा है और m द्रव्यमान है, यहाँ पुट कर देते हैं, V क्या है वेग है, तो लैम्डा = H/m, V के स्थान पर रूट में 2K/m। यहाँ देखिए थोड़ा से हम हमेशा किसी भी राशि को रूट से बाहर निकालते हैं तो उसके वर्ग को हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए रूट से m बाहर निकालना है तो m² होना चाहिए, तो बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे m लिखेंगे। लेकिन इसी को अगर हम रूट के अंदर करना चाहें, इसी को पुनः हम रूट के अंदर ले जाना चाहें, यहाँ बाद भी h लिखा था तो ये क्या बनता है m² बाहर आ गया तो m√h। अब इसी को अंदर ले जाएंगे तो पुनः इसका स्क्वायर क्या है लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि m को, इस वाले m को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा m² 2K अपान m, स्क्वायर से एक m ये कट जाएगा तो लैम्डा = क्या बच जाएगा H/2mk। तो
तो देखिए आसानी से द्विभुजी तरंग दैर्घ्य जो फार्मूला एच लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी होता है वो चेंज होगा किसमें, गति ऊर्जा के पद में, लैम्डा इक्वल टू एच अपान 2m के। अगर ऑप्शन में कभी क्वेश्चन भी पूछे आपसे तो गति ऊर्जा के पद में लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपान 2 रूट में 2m के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का अंगा है, वो दूसरे का कहा था। इसके दूसरे का देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ पर तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ पर, तो एक उत्तल लेंस बनाया भी इसने इस तरह से, ये उत्तल लेंस है, इसके प्रत्येक पृष्ठ पर तल की त्रिज्या कितनी रखी है, यानी R1 भी कितनी रखी है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा पृष्ठ है R2 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कह रहा प्रत्येक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपूर्णांक 1.5 है। इसका अपूर्णांक कितना दे रखा है, अपूर्णांक को हम स्मॉल लेंस में नोट करें 1.5 दे रखा है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र जैसे हमने बनाया है ए बी के अनुसार काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी किसके अनुदिश ए, और यहाँ इन्होंने बी माना है, ए बी के अनुदिश, तो यहाँ से हम कट कर दें, ये जो लाइन है इससे हम क्या करते हैं कट कर दें। अगर इसको हम कट करेंगे तो देखिए एक लेंस इस तरह से बन जाएगा, कट करके निकालेंगे, दूसरा हमारा अलग होगा तो कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक, तो कह रहा है प्रत्येक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्या हमको दे रखी है R1 R2, तो यहाँ पास देखिए समझना है, जब त्रिज्या ले दे रखी तो इस पृष्ठ की यहाँ पास R1 इक्वल टू हमको इतना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो त्रिज्या R1 है धनात्मक होगी ऋणात्मक, तो ये त्रिज्या इस वक्र पृष्ठ की है, अगर वस्तु को हम बाएं तरफ से डालते हैं तो इसकी वक्र त्रिज्या इस साइड में होगी, अर्थात आपकी तरफ चलने विपरीत दिशा में, इसका मतलब R1 क्या होगा धनात्मक होगा, और दूसरी जो देखिए दूसरा वक्र पृष्ठ दूसरी त्रिज्या इस वाले वक्र पृष्ठ की होगी, ये इधर की ओर दबा हुआ है, इसका मतलब इसका वक्ता केंद्र इधर कहीं होगा और इसकी वक्ता त्रिज्या R2 इस साइड में होगी। अगर हम वस्तु को बाईं तरफ रखते हैं, इधर से प्रकाश किरणें जाती हैं, तो सीधी बात ये प्रकाश किरणों के चलने की विपरीत दिशा में ली गई दूरी R2 होगी, इसलिए R2 क्या होगी माइनस के साथ लेके चलोगे। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है चिन्ह को डिसाइड करना। ठीक, तो ध्यान रखना, आपको हमने कई बार बताया है। अब आप उसने कहा कि कट कर दे, तब उसकी फोकस, जैसे कट करके इसकी फोकस दूरी हमको निकालनी है, तब क्या होगी। ठीक, तो ध्यान से देखिए R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी R1 त्रिज्या इतनी ही रहेगी। ठीक, R1 की त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन ये पृष्ठ कट करने के बाद कैसा बन जाएगा समतल, और अगर ये पृष्ठ समतल बन गया तो समतल की जो वक्रता त्रिज्या होती है या फोकस दूरी होती है वो क्या होती है इनफाइनाइट होती है। क्या होती है इनफाइनाइट, इसका मतलब R2 क्या है, कट करने के बाद R2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए AB के अंदिश लेंस को कट करने पर प्राप्त लेंस की फोकस दूरी, इसको निकालने के लिए R1 ही रहेगा, R2 क्या हो जाएगा R2 इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसका कट करने वाला ये पृष्ठ क्या है समतल, और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है इनफाइनाइट होती है। अब देखिए फार्मूला, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र से 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस क्या होता है 1/r2। इसको पुट करते हैं, n इक्वल टू कितना है 1.5 दिया है, माइनस 1, R1 कितना हम लोगों को देखा है 20, माइनस R2 कितना दिया है इनफाइनाइट। और देखिए आपको पीछे हमने बताया था कि 1/इनफाइनाइट क्या, इनफाइनाइट से किस साथ को भाग करते हैं 0 आता है, तो 0 हट जाएगा, ये 0 होके हट जाएगा, क्या 1/20 बचेगा, और 1.5 से 1 घटाएगा 0.5 गुणे 1/20। सबसे पहले देखिए हम लोग हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, दम बाद 1 अंक है, तो 5 कितना हो जाएगा 200, और 5 से काट देंगे 5 चौक 20, अर्थात कितना 1/40, f इक्वल टू 1/40, और जब इसको पलटेंगे तो इस तरह से जो हमको मिलेगा f इक्वल टू कितना 40 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक जो लेंस होगा उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक,
इस तरह से जो आंसर आएगा इसमें क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। ये तो हुआ जब हम ए बी के अंदर से इसको कट कर देंगे तो किसी भी त्रिज्या निकालेंगे। इसकी निकालते हैं तो R1 इनफाइनाइट लेके चलते हैं, जैसे इस पृष्ठ की निकालते हैं तो R1 इक्वल टू क्या लेके चलते हैं इनफाइनाइट, और R2 इक्वल टू क्या लेके चलते हैं -20 लेके चलते, फिर माइनस में आती फोकस दूरी। ठीक, तो आप जब इसकी निकालोगे, देखिए ये तो आप नोट कर लिए होगे, इसी में देखिए अगर इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या निकालते हैं दूसरे वाले पृष्ठ की, ठीक, किस पृष्ठ की, ये तो पहला पृष्ठ है, इसकी निकालते फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इसकी देखिए माइनस इसको लेके चलते -20 और -20 लेके चलते, तो यहाँ पर देखिए R1 इस बार इतना हो जाता, इसी में थोड़ा समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा -20 जैसे लेके चलते तो इसकी भी उत्तल लेंस है तो इसकी ये माइनस माइनस इसको क्या कर देता है प्लस कर देता है, ये 0 होकर हट जाता है, तो यही मिलता है आपको। तो चाहे पहले पृष्ठ की वक्रता फोकस दूरी निकालिए आप, दूसरे दोनों की फोकस दूरी क्या आएगी धनात्मक आएगी, उतनी ही आएगी। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन में लेंस को इन्होंने इस तरह से कट किया, इसकी लंबाई को इसको कट किया। मान लीजिए लेंस को, अगला क्वेश्चन हम अपने आप से कर ले रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे 2 नंबर में, ए बी के अंदिश ना कट के इसको किसके अंदिश कट कर दिया तो होता सी डी के अंदिश। यहाँ से इसको ए बी के अंदिश ना कट करके आपसे क्वेश्चन पूछा होता है कि सी डी के अंदिश इसको कट करेंगे तब इस पर क्या प्रभाव करेगा। इस बार ये लाइन इसको कट नहीं कर रही है, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। इस बार ये लाइन इसको अगर कट कर दें तो ये ऊपर 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक भाग ऐसे होगा इसका और दूसरा भाग क्या होगा इस तरह से, अगर हटाएंगे तो अलग करेंगे तो इस तरह से। अगर उसकी चौड़ाई को अंदिश इसको हम कट कर रहे हैं तब फिर देखिए इसकी वक्रता त्रिज्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो वक्रता त्रिज्या है यहाँ लिखते हैं सी डी के अंदिश लेंस को कट करने पर फोकस दूरी, कट करने पर फोकस दूरी निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब उसकी चौड़ाई मोटाई के अंदिश इसको कट करेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या वही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और फिर फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/f n-1 1/r1 - 1/r2 1/f इक्वल टू n का मान 1.5 है -1, R1 कितना है 20 है, माइनस R2 कितना है -20 रखेंगे 1/f, ये कितना 1.5 से 1 घटाएंगे 0.5 आएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही 1.20 माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही प्लस में इसमें हम 2 हटाएंगे 5 बटे कितना आ जाएगा 10, ऊपर दशमलव बाद 1 अंक है दाएं ओर इसलिए 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। और यहाँ से ये सेम राशि है तो इसको लिख सकते हैं 2.20 जुड़ के। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा 1/f इक्वल टू कितना बचेगा 1/20। इस तरह से f इक्वल टू जो आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये फोकस दूरी हुई होती, अगर इसको ना भी कट किए होते तब भी इसकी फोकस दूरी कितनी आती है 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा जब इसको लंबाई के अंदिश कट करेंगे तो इसकी फोकस दूरी परिवर्तन हो जाएगा, उसमें एक पृष्ठ वक्रता त्रिज्या जो रहेगी वो लेके चलेंगे, एक इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको मोटाई के अंदिश कट करेंगे तो उसकी वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही रहेगी। और जो फोकस दूरी पहले लेंस की होती है वही वक्ता उस तरह से मोटाई का अंदिश कट करने पर भी आएगी। हाँ, अंतर क्या होता है, अगर ना कट करेंगे तब भी वही फोकस दूरी रहेगी, कट कर देंगे इसको मोटाई के अंदिश तब भी फोकस दूरी वही रहेगी। तो अंतर इसमें क्या लिखोगे, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक, इससे अगर किसी प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, जो प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस द्वारा मोटाई के अंदिश कट करने पर उसमें प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए इसको मिटा रहे हैं। तो दोनों तरफ लेंस को कट करने पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरे का क्या है, दूसरे के में एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, कोणीय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग याद कीजिए, दिया गया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखा है। निकालना है कोणीय संवेग, क्या निकालना है, कोणीय
संवेग, इसको किससे नोट करते हैं, जे से। तो देखिए हम लोग बोर के अनुसार जो कोणीय संवेग पढ़े थे, बोरवरी का जो बोर की जो दूसरी परिकल्पना थी हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है जो परिक्रमा करते हैं कक्षा में, उनका जो कोणीय संवेग होता है वो पूर्णांक h/2 पाई क्या होता है, पूर्णांक गुणज होता है। ये कोणीय संवेग का मान है, सूत्र है, ठीक। अब अगर हमको इस सूत्र से कोणीय संवेग निकालना, क्योंकि इसमें ही निकाल, तो हमको किसका मान चाहिए, n का। h का मान हमको पता होता है, पाई का मान पता होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये ऊर्जा यहाँ रखते हैं, जैसे रखेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, माइनस से माइनस, और इसको हम लोग हटा के कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ठीक। तो n स्क्वायर इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 4, और 4 क्या है, 2 का वर्ग है, इसलिए n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। इसे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है, इसलिए n इक्वल टू 2। अब हमको क्या है, कोणीय संवेग चाहिए, तो कोणीय संवेग बोर के सिद्धांत के अनुसार n h/, क्या होता है, 2 पाई। बोर की परिकल्पना के अनुसार कोणीय संवेग क्या होता है, n/2 पाई। रख देते हैं इसमें, n का मान 2 आया है, h का मान हमारे पास 6.6 × 10⁻⁻34 और 2 पाई का मान 22/7। 2 से 2 कट जाएगा। देखिए यहाँ 6.63 2 अंक तक लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन कर रहे हैं। 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड भी ले सकते हैं। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से इसको काटेंगे, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 22 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना है, 66 आएगा। पूरे 10 का घात कितना, -34 जूल इंटू सेकेंड। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। 7.2 जूल इंटू सेकेंड। देखिए ये चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है, एच का जो प्लांक नहीं था उसका मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है, ये इसमें और सब कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो कोणीय संवेग इसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, जूल इंटू सेकेंड। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है 3 का, क्या है, जो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। 3 का क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष, ये लिखना है। तो देखिए रदरफोर्ड का जो अल्फा कोण प्रकीर्णन था वो क्या है, स्वर्ण पथ पे अल्फा कोण की बमबारी कराई गई थी, ठीक। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, निष्कर्ष के लिखना है, तो इसलिए इसको समझ लीजिए, आगे जब व्याख्या कराएगा तो बताएंगे। ये क्या है, नाभिक है जिसपे क्या है, धनावेश होगा। अल्फा कण जब प्रकीर्णन कराया गया था, तो अल्फा कण धनावेशित होता है, तो इसमें देखिए बहुत सारे अल्फा कण क्या है, 90 अंश से अधिक कोण में विचलित हुए थे, जो नाभिक के ज्यादा समीप थे। नाभिक से जैसे इनकी दूरी बढ़ती गई, ये क्या है, कम विचलित हुए। कुछ अल्फा कण क्या है, सीधे निकल गए, इस तरह से कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए। अब देखिए ये बन गया, इसकी सहायता से हम लोग समझने, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा कण पे क्या होता है, धन आवेश। देखिए इसको हम इसलिए बता रहे हैं, सिर्फ को यहाँ निष्कर्ष लिखना है। नाभिक पे भी क्या होता है, धन आवेश होता है। तो देखिए रदरफोर्ड ने जो पहला निष्कर्ष, 5 निष्कर्ष निकाले थे। पहला निष्कर्ष रदरफोर्ड का क्या था कि जब अल्फा कणों की स्वर्ण पथ पे बमबारी कराई गई या अल्फा कणों प्रकीर्णन कराया गया, तो उसमें से अधिकांश अल्फा कण, पहला निष्कर्ष क्या था, अधिकांश अल्फा कण सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर बहुत सा रिक्त स्थान होता है, परमाणु के अंदर बहुत अधिक खाली स्थान है।
ठीक, परमाणु के अंदर बहुत अधिक खाली स्थान है। तो पहला निष्कर्ष क्या था कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों प्रकीर्णन में बहुत से अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है या रिक्त होता है। ठीक, पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा देखिए निष्कर्ष, रदरफोर्ड ने यह देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण थे वो क्या है, न्यून कोण 90 अंश से कम कोण पे विचलित हुए। अधिकतर जो अल्फा कण थे 90 अंश से कम कोण पे विचलित हुए। ठीक, अधिकतर जो अल्फा कण थे वो 90 अंश से कम कोण पे विचलित हुए। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, क्योंकि अल्फा कण क्या है, धनावेशित था, तो धनावेशित कण को विचलित करने के लिए क्या है, कोई धनावेशित कण ही होगा जो उसको क्या है, विचलित कर रहा है अपने मार्ग से। तो रदरफोर्ड का ये निष्कर्ष था कि कुछ अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे निकल गए। पहले वाले में क्या हो, बहुत से अल्फा कण तो सीधे निकलने के, अधिकांश अल्फा कण क्या है 90 अंश से कम कोण पर अर्थात न्यून कोण पर विचलित हुए, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण पर धनावेश होता है और इसको कोई धनावेशित कण ही विचलित कर सकता है। अतः परमाणु का जो धनावेश है वो परमाणु के अंदर किसी सूक्ष्म भाग में होगा, वो परमाणु के अंदर किसी सूक्ष्म भाग में होगा। तो ये दूसरा निष्कर्ष हो गया। अब तीसरे निष्कर्ष में उन्होंने देखा कि बहुत से उसमें से और जो अल्फा कण थे वो 90 अंश से अधिक कोण पे वापस लौट रहे थे या बहुत ज़्यादा वापस आ रहे थे। ठीक, पूरी तरह से एक आध दो अल्फा कण वापस आए, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक आध अल्फा कण क्या है, सीधे वापस ले आए। तो तीसरा जो निष्कर्ष था कि कुछ अल्फा कण, इसमें अधिकांश कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर, कितने, 90 अंश से अधिक कोण पे, इसमें क्या था, 90 अंश से कम कोण पर विचलित होते हैं, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो धन आवेश है नाभिक के बीच में, परमाणु का जो धनावेश है परमाणु के मध्य में अति सूक्ष्म भाग में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक, जिसे उन्होंने क्या कहा, नाभिक। तो ये तीसरा निष्कर्ष था। चौथा जो निष्कर्ष था रदरफोर्ड के अल्फा कोण प्रकीर्णन से स्पष्ट हुआ कि जो कूलाम का नियम है, स्थिर वैद्युत कूलाम का नियम, स्थिर वैद्युत जो कूलाम का नियम है इस नियम का क्या हुआ, सत्यापन हुआ, और ये स्पष्ट हुआ कि स्थिर वैद्युत जो कूलाम का नियम है वो परमाणुवीय दूरियों के लिए भी लागू होता है, परमाणुवीय कणों के लिए भी लागू होता है। चौथा जो था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, स्वर्ण पथ पे ही अल्फा कणों की बमबारी नहीं कराई थी उन्होंने, और दूसरे जो पदार्थ थे, तत्व थे उन पे, जैसे सिल्वर, ठीक, गोल्ड, प्लेटिनम आदि जो धातुएं थी, उनके स्वर्णपत्र पे भी, उनके जो पतली पन्नी थी उससे भी अल्फा कणों प्रकीर्णन करा के इन्हें अलग अलग तत्वों के धातुओं पर, धातु पन्नी पर उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन कराया और प्रयोग किया, जिससे ये निष्कर्ष निकाला कि अलग अलग जो धातु के परमाणु हैं उन पर धनावेश तथा उनके नाभिकों का जो आकार है वो क्या है, भिन्न भिन्न होगा। ठीक, उनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो पांचवा जो निष्कर्ष निकल के आया, इस तरह से रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से कितने निष्कर्ष निकले, 5। पहला जो था, बहुत से अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। दूसरा, अधिकांश अल्फा कण 90 अंश के कोण से कम कोण पर विचलित हुए, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण पर धनावेश होता है, इसको कोई धनावेश ही क्या है, प्रतिकर्षित करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो परमाणु का धनावेश है वो नाभिक के बीच में स्थित होगा, ठीक, केंद्र में स्थित होगा। तीसरा जो निष्कर्ष था, कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पे वापस लौट रहे थे, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो धनावेश है वो नाभिक के मध्य में, ठीक, अति सूक्ष्म भाग में स्थित होगा, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक, चौथा जो निष्कर्ष था उन्होंने ये निकाला कि स्थिर वैद्युत जो कूलाम का नियम है उसका सत्यापन हुआ, स्थिर वैद्युत कूलाम का नियम अल्फा कणों प्रकीर्णन से सत्यापन हुआ, और उससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणुवीय कणों के लिए, आवेशित कणों के लिए
तथा परमाणु दूरियों के लिए भी कूलाम स्थिर वैद्युत कूलाम का नियम लागू होता मान्य है, लागू होगा। जो पांचवा था, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के नाभिक का आकार तथा उन पर आवेश भिन्न भिन्न होंगे, ठीक, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तत्वों के परमाणुओं पर अल्फा कोणों पर पन्नी पर अल्फा कोणों बमबारी कराई थी। इस तरह से 5 निष्कर्ष निकल के आए।